तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इंतज़ार रहता है बड़ी कहानियों का, मैंने कई लोगों के कमेंट पढ़े जिनमें उनका कहना था कि कहानियाँ थोड़ी लंबी होनी चाहिए। वैसे कई बार मैंने उन्हें बताया भी कि मुझे समय लगता है और मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता है, पर फिलहाल आज मैं आपके लिए ले ही आया हूँ। दोस्तों, वैसे छोटे किस्सों की भी अपनी एक अलग दास्तान होती है, मगर जो किस्से जितने बड़े होते हैं उनमें उतना ही इंसान पल पल एक डर के साथ जूझता है, जिसमें उसके ठीक होने में कितना वक्त लगेगा किसी को नहीं पता होता। पर आप अगर कहानियों के शौकीन हैं और आज पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर कहानी सबसे पहले अपने आप तक पहुंच जाए। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियों के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर, मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो अब जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो कि प्यार और दोस्ती के बीच है। दरअसल दोस्तों, प्यार जो कि बेहद खूबसूरत एहसास है, वहीं दोस्ती जो कि जिंदगी जीने का दूसरा नाम है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम टोनी था, जिसकी जिंदगी में यह दोनों सुख होने के कारण भी वह अपनी जिंदगी की दौड़ में हार गया। दोस्तों, टोनी जो कि एक बहुत ही गरीब और एक अनाथ बच्चा था, जिसका बचपन काफी परेशानियों से गुजरा था। कहते हैं कि बचपन बहुत खूबसूरत होता है, परंतु वहीं टोनी को अपने बचपन से कोई मतलब नहीं था। वह जानता था कि वह अनाथ है और हमेशा की तरह अनाथ ही रहेगा। उसको सब अपने लिए खुद करना है। वह जानता ही नहीं था कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कौन उसके माँ बाप है। उसे कुछ भी खबर नहीं थी। वो कभी रोड के किनारे सो जाता तो कभी खाली पेट ही इधर उधर घूमता रहता। कभी कभार उसके जैसे ही अपने लोग उसे खाना खिला देते और वह फिर कहीं भी सो जाता। उसे लगता था कि प्यार और दोस्ती उसकी जिंदगी में कहीं है ही नहीं, परंतु वह गलत था। उसकी जिंदगी में दोस्त आए, एक भी नहीं दो। विहान और आकाश, वह दोनों वैसे तो अच्छे घर से थे, परंतु उन्हें टोनी की अच्छाई बहुत अच्छी लगी, तो वह उसके पक्के वाले दोस्त बन गए। जैसे तैसे इनका बचपन निकला। वह करीब 19-20 साल के हो गए। टोनी नहीं जानता था कि आज भी उसे करना क्या है, परंतु उसके दोस्त उसकी हमेशा मदद करते थे। एक तरफ विहान ऑफिस में काम करने लगा था और आकाश के पिताजी के देहांत के बाद आकाश एक लौता था जो अकेला अपने पिताजी के पैसों का हकदार था। विहान साथ ही पढ़ाई भी करता था। उसे बचपन से पढ़ने का शौक था और दूसरी तरफ आकाश के पिताजी शराब के शौकीन थे, तो आकाश कभी पढ़ नहीं पाया, जिसकी वजह से आकाश कभी पढ़ नहीं पाया। इसीलिए विहान ही कभी कभी आकाश और टोनी को पढ़ा दिया करता था, परंतु कहीं ना कहीं इन तीनों को एक ही चीज में सुकून मिलता था और वो थी इनकी दोस्ती। आधी से ज्यादा मदद यह दोनों ही टोनी की करते थे, परंतु अब टोनी बड़ा हो चुका था। वह सोचता रहता था कि यहाँ तक तो जैसे तैसे चल गया, पर अब वो आगे क्या करेगा। इसी के चलते विहान और आकाश ने टोनी को एक ठेला दिलाया जिसमें उन्होंने गोलगप्पे लगाने की सलाह दी और टोनी को भी यह ठीक लगा। उसने भी यही सोचा कि कुछ काम ही कर लिया जाए। विहान और आकाश ने कहा कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। टोनी भी समझता था और फिर उसने काम शुरू कर दिया। कभी कभी विहान और आकाश भी उसके गोलगप्पे के ठेले पर आ जाते और टोनी के साथ कुछ वक्त बिताते। ऐसे ऐसे करते कई दिन बीत गए। टोनी ने कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे। कुछ पैसे जोड़ने के बाद वो सबसे पहले विहान और आकाश के पास गया, क्योंकि वो चाहता था कि जिन्होंने उसे काम दिलाया है उनके पैसे तो लौटाने ही होंगे। परंतु आकाश और विहान ने उसकी इस बात पर उसे एक थप्पड़ मार दिया और उससे कहने लगे कि तू आज इतना बड़ा हो गया कि तू अब हमको पैसे कमा के देगा। परंतु दोस्तों, कहीं ना कहीं वह दोनों जानते थे कि वह टोनी की अच्छाई है और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा, तू इन पैसों से एक छोटा सा फोन खरीद जिससे तू हमसे बात करेगा, और इसके साथ ही तू कुछ किताबें भी खरीद ले
जिससे तुझे पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। इतना सुनते ही टोनी की आंखें भर आई और उसने उन दोनों को अपने गले लगा लिया। इसके बाद दोस्तों टोनी दिन में ठेला लगाता और रात को थोड़ी पढ़ाई करता। परंतु दोस्तों एक दिन जब वह अपने दोस्तों से मिलकर वापस अपने ठेले पर पहुंचा तो वहीं टेबल पर उसे एक कंबल दिखाई दिया। जब उसने उस कंबल को उठाया तो उसके अंदर से एक चिट्ठी बाहर गिरी। उसे लगा यह किसी ने रख दिया होगा। जब उसने वह चिट्ठी खोली और पढ़ी तो उसमें लिखा था, मैं तुमको काफी दिनों से देख रही हूँ। तुम बहुत मेहनत करते हो, दिन में काम करते हो और रात को पढ़ाई करते हो। मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई क्योंकि तुमने गलत रास्ता ना चुनकर अच्छा काम शुरू किया। परंतु इस कंबल को एहसान मत समझना, बस दोस्ती समझ कर रख लो। मैं और कोई नहीं, मैं वही हूं जो कल आपसे एक के बाद एक पापड़ी मांगे जा रही थी। टोनी ने सामने बिल्डिंग में जब ऊपर देखा तो उसे एक खूबसूरत लड़की बालकनी में खड़ी दिखाई थी और वो लगातार टोनी को देख रही थी। कुछ देर बाद वह मुस्कुराकर बाय बोलकर चली गई। दोस्तों यहाँ से अब टोनी की जिंदगी में एक लड़की आ गई थी, पर उसने यही सोचा था कि एक कंबल ही तो दिया है, इसका मतलब मैं और कुछ भी क्यों सोचूं। उसने एक इंसानियत के तौर पर उसकी मदद की होगी। इसके बाद चुपचाप टोनी सो गया। अगले दिन टोनी जब अपना काम खत्म करके पढ़ने लगा ही था कि अचानक वह लड़की आ जाती है। उस लड़की का नाम सोनल था। वो टोनी से कहती है कि आज थोड़ा मीठा खिलाना, और हाँ कल आपको ठंड तो नहीं लगी। टोनी ने कुछ जवाब तो नहीं दिया, सिर्फ सर हिलाकर नहीं का जवाब दिया। इसके बाद जब गोलगप्पे खाने के कुल 20 रुपए हुए थे, परंतु सोनल उसे 100 रुपए दे रही थी, तो टोनी कुछ कहता उससे पहले ही सोनल ने कहा कि ये कल के एडवांस है, रख लो। और फिर टोनी से कहने लगी कि अच्छा तो तुम्हें किताबें भी पढ़नी पसंद है। टोनी ने कहा हाँ, जो बचपन में नहीं कर पाया वो अब करना चाहता हूँ, और थैंक्स कल के लिए। इतने में सोनल हंसकर वहां से चली गई। रात को जब टोनी फिर से काम खत्म करके अपने टेबल पर सोने जाता है तो उसे वहीं कुछ किताबें मिलती हैं और उन किताबों के साथ एक चिट्ठी मिलती है। उसमें सोनल का नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद टोनी ने तुरंत उस नंबर पर फोन किया और कहा कि मेरी इतनी मदद क्यों, मैं ये सब नहीं ले सकता, मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दीजिए, प्लीज मेरी मदद मत कीजिए। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है और वह टोनी को शांत कराते हुए कहती है, मैं कोई मदद नहीं कर रही, जब आपकी नौकरी लग जाए तो लौटा देना। और इसके बाद फोन कट हो जाता है। टोनी सोच में पड़ जाता है। वो थोड़ा सोचता है और फिर मुस्कुराकर सो जाता है। अगले दिन टोनी सोता ही रहता है। आज उसे देर हो गई थी, लगता है शायद रात में अच्छी नींद आई हो, पर उसकी नींद एक आवाज के साथ खुलती है। आंखें खुली तो सामने उसके दोस्त उसे उठा रहे थे, ये कहते हुए कि उठ, कितना सोएगा, उठ जा अब। टोनी उठता है और तीनों के बीच में बातचीत चल रही होती है कि अचानक टोनी का नाम पुकार कर पीछे से एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वह वही लड़की थी। वो कहती है कि लो, मैं कुछ नाश्ता लेकर आई हूँ, मैंने बनाया है, बताना जरा कैसा लगा। और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। ये सब देख उसके दोस्त चालू हो जाते हैं। वह दोनों मिलकर टोनी को छेड़ने लगते हैं और कहते हैं कि तूने बताया भी नहीं। टोनी जवाब देता है कि मैं बताने ही वाला था कि इतने में अचानक वो ही आ गई। वो दोनों तब भी टोनी को छेड़ते रहते हैं और ये कहकर चले जाते हैं कि भाभी को अगर कुछ गिफ्ट देने की जरूरत पड़े तो हमें बता देना। दोस्तों इसके बाद अब टोनी का रोज यही चलने लगा था, दिन में काम और शाम को पढ़ाई और फिर रात को सोनल से बातें। और उनकी ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। विहान और आकाश ने भी खूब दोस्ती निभाई। उन्होंने टोनी की बहुत मदद की। साथ ही टोनी और सोनल की दोस्ती को 8 महीने हो चुके थे। उनकी मुलाकातें अब पहले से कई ज्यादा बढ़ गई थी। परंतु एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म ही हो गया। देर रात वह दोनों मूवी देख कर आ रहे थे। टोनी ने सोचा कि अंधेरा बहुत है, वह उसे फ्लैट के अंदर तक छोड़ देगा और इस समय वैसे भी कोई नहीं देखेगा। और वह चुपचाप सोनल को छोड़ने फ्लैट के अंदर चला गया। जैसे ही वह सोनल को छोड़कर बाय बोलकर वापस आ ही रहा था कि अचानक सोनल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आई लव यू कह दिया। यह सब सुन टोनी खुश तो हुआ, पर सोनल एक बड़े घर की लड़की थी। उसके पिताजी डॉक्टर उपाध्याय थे जो कि बहुत पैसे वाले थे।
टोनी ने सोनल को कहा कि कहाँ तुम और कहाँ मैं, हमारी दोस्ती ही ठीक है, हमारा आगे कोई फ्यूचर नहीं। परंतु सोनल ने टोनी को गले लगाया और एक तरफ भाग गई। टोनी चौंक गया कि यह उसके साथ हो क्या रहा है। टोनी अंदर ही अंदर खुश तो था, परंतु वह यही सोच रहा था कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, और वह ये सब सोचते सोचते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर वह रोज की तरह सोनल का इंतजार करने लगा। उसे 10 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लग रहे थे, परंतु सोनल नहीं आई। बस उसका केवल एक मैसेज आया जिसमें सॉरी लिखा था। टोनी ने तुरंत फोन किया, पर सोनल का फोन ऑफ बता रहा था। वह पूरे दिन सोनल को फोन करता रहा और इंतजार करने लगा। टोनी अब काफी परेशान हो गया था। इन सबके बीच रात के करीबन 10 बज चुके थे कि अचानक टोनी का फोन बजता है। फोन सोनल का था। टोनी घबराकर कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? सोनल कहती है सब ठीक है, तुम्हें क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो? मेरा फोन ऑफ था, चार्जर नहीं मिल रहा था और मुझे थोड़ा काम भी था, इसलिए मैं आज आ नहीं पाई। लेकिन टोनी का फिर से वही जवाब था कि आखिर सॉरी क्यों बोला। जवाब में सोनल ने कहा मुझे लगा शायद तुम्हें रात की बात पर बुरा लग गया होगा। टोनी ने कहा नहीं तो। इसके बाद सोनल ने उसे अपने घर पर आने को कहा। टोनी चुपके से घर के बाहर आ गया। उसके हाथ में एक चॉकलेट थी। वो चॉकलेट को लेकर उसके पास पहुंच गया, परंतु जिसका डर था वही हुआ। सोनल के पिताजी डॉक्टर उपाध्याय वहां आ गए और सोनल से पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है। सोनल ने जवाब दिया कुछ नहीं पिताजी, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो इसका नंबर था तो मैंने इसे फोन करके मंगा लिया। ये यहीं नीचे ठेला लगाता है। टोनी ने कहा क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? एक दिन तो सब कुछ बताना ही है, क्यों ना आज ही बता देते हैं। टोनी ने कहा अंकल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। सोनल भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इससे पहले कि डॉक्टर उपाध्याय कुछ कहते, सोनल के चिल्लाने की आवाज आती है और वह कहती है कि प्यार और तुमसे थोड़ा हंस खेल कर तुमसे बातें क्या कर ली तो तुम उसे प्यार समझने लगे। कहाँ तुम मामूली से ठेले वाले और कहाँ मैं, कुछ जानती भी हो? जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा तो मेरे कुत्ते का है, और शादी की बात करते हो, चले जाओ यहाँ से। सोनल के पिताजी ने कहा कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो पुलिस को फोन कर देता हूँ। सोनल ने मना कर दिया और कहा आप अंदर चले जाओ, मैं इसे भगा कर आती हूँ। सोनल के पिताजी जैसे ही वहां से गए तो वह तुरंत बोल पड़ी मैं सिर्फ तुमसे टाइम पास कर रही थी और तुम्हें भी वही करना चाहिए था, आया बड़ा शादी करने वाला। इतना कहकर सोनल वहां से चली गई। अब टोनी की जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने विहान को फोन किया। टोनी की रोती हुई आवाज सुनकर वह टोनी के पास पहुंच गया। उसने देखा तो टोनी शराब के नशे में धुत रोता ही जा रहा था। विहान टोनी के पास पहुंचा और उसे सारी बात विहान को बताई और कहा मेरे नसीब में प्यार कभी नहीं था, बचपन से लेकर आज तक प्यार के लिए तरसा, और अब प्यार हुआ भी तो वो ऐसा। टोनी ने विहान को अपनी कसम दी और वहां से जाने को कहा। विहान वहां से चुपचाप चला तो गया, पर उसने आकाश को फोन करके सब कुछ बता दिया। आकाश और विहान दोनों टोनी के पास वापस आए, पर टोनी वहां नहीं था। जब वहां पड़ोस के एक अंकल से पूछने लगे तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी दी और कहा यह टोनी मुझे दे गया था और उसने कहा था कि अगर मेरे दोस्त आए तो उन्हें दे देना। जब उन्होंने वह चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि मेरी एक मदद करोगे। बस इतना ही। यह पढ़कर दोनों घबरा गए और वह सोनल के घर गए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा देखा तो वहाँ नेम प्लेट पर मिस्टर चौबे लिखा था, परंतु यह तो डॉक्टर उपाध्याय का घर था। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ बढ़े। अंदर आए तो सोच में पड़ गए, क्योंकि वहाँ काफ़ी धूल हो रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह घर काफ़ी साल से बंद हो। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है जबकि सोनल कल तक यहीं रहती थी। सोनल भी यहाँ नहीं है, उसका दोस्त टोनी भी गायब है। वह दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि आकाश ने कहा कि यहाँ कोई नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, यहाँ से चलते हैं। और जैसे ही वह बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, अचानक दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया और किचन से अचानक किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। विहान को अब गुस्सा आ रहा था कि पहले ही उसका दोस्त नहीं मिल रहा, अब ऊपर से ऐसा मजाक कौन कर रहा है। वह गुस्से में किचन की तरफ गया। उसके पीछे पीछे आकाश भी डरता डरता चल रहा था। और जैसे ही दोनों किचन में पहुंचते हैं, वहां पर रोशनी नहीं होती, परंतु साफ दिखाई पड़ रहा था कि वहां किसी लड़की की परछाई थी।
विहान पूछने लगा कि टोनी कहाँ है, परंतु वह लड़की बस गुनगुनाए जा रही थी। ऐसे में विहान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने जैसे ही उसके पास पहुंचकर उसके कंधे में हाथ रखकर पूछा कि अचानक वो खुद ही डर के मारे शांत हो गया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वहां कोई लड़की नहीं थी, केवल वह परछाई थी जो कि गुनगुना रही थी, लेकिन अब वो जोर जोर से हंस रही थी। विहान उसी वक्त आकाश को लेकर बाहर की तरफ दौड़ने लगा। वे भागते भागते बाहर पहुंच गए और सीधा फ्लैट के बाहर जाकर ही रुके। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। पहले तो वो दोनों डर गए, फिर उन्होंने देखा कि वह सचमुच कोई आदमी ही था। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि यहाँ तो डॉक्टर उपाध्याय रहते थे, उनकी एक लड़की भी थी, पर वहां तो कोई भी नहीं है। वो कमरा काफी सालों से बंद लग रहा है, फिर वह कहाँ गए? उस आदमी ने जवाब दिया, उसका नाम डॉक्टर उपाध्याय नहीं, मिस्टर चौबे था। वह अपनी लड़की के साथ मिलकर दूसरे लड़कों को ब्लैकमेल करता था, पुलिस की धमकी देता और उनसे पैसे ऐंठता। इस काम में उसकी बेटी सोनल को भी उसका साथ देना पड़ता था। वह सच में बहुत खूबसूरत थी। वो ऐसे ही सबसे पैसे ऐंठ रहा था, परंतु उसके इस काम की वजह से सोनल परेशान हो गई थी। और एक दिन जब सोनल बहुत परेशान होकर आत्महत्या करने निकली तो उसकी जान एक लड़के ने बचा ली। तब से वह उससे प्यार करने लगी। वह जानती थी कि उसके पिताजी उसे भी ब्लैकमेल करेंगे, इसीलिए उसने उस लड़के को जाने क्या क्या कह दिया, क्योंकि सोनल के अंदर उसके पिता की वो बातें चल रही थी जो कि वो सबके साथ करते आ रहे थे। कहीं यही सब वो उसके साथ भी ना कर दे। परंतु उसके बाद उसने उस लड़के को काफी फोन किया, पर बाद में पता चला कि वो लड़का शराब पीकर मर चुका है। उस लड़के ने आत्महत्या कर ली है और इसी सदमे में सोनल ने रसोई में अपना हाथ काटकर अपनी जान ले ली थी। सच में दोस्तों, प्यार में इतनी ताकत होती है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की वजह से और कुछ गलत फहमी में अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। काश सोनल ने अपने पिताजी के डर से उस लड़के को ऐसे ना निकाला होता। वो लड़का एक बार सोनल से बात तो कर लेता। पर दोस्तों, सोनल की मौत को छुपाने के लिए उसके पिताजी ने वहीं घर के पीछे उसे दफना दिया था। और कुछ दिन बीत जाने के बाद सोनल के घर से बदबू आने लगी। जब बदबू ज्यादा बढ़ गई तो पड़ोसियों ने पुलिस को फोन करा, लेकिन जब पुलिस घर में आई तो उन्हें सोनल के पिता की लाश मिली जो आधी कटी हुई थी। जब पुलिस को इसका कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने केस ही बंद कर दिया। इसके बाद विहान ने पूछा कि लेकिन उसके पिताजी को किसने मारा? खैर, ठीक ही किया होगा, ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तभी आकाश ने कहा कि शायद उसके पिता को सोनल ने मारा होगा, तभी तो आज भी उसकी आत्मा भटक रही है। उस आदमी ने कहा कि उसके पिता को सोनल ने मारा होगा, तभी तो आकाश उसकी आत्मा भटक रही है। ये सुनकर उनकी सांस एकदम से अटक गई, क्योंकि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता? कहीं यही तो वो है मिस्टर चौबे तो नहीं? ये सोचकर दोनों फिर से वहां से भागे। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आई, हाँ मैं ही हूं मिस्टर चौबे। इसके बाद दोनों भागते भागते बेहोश हो गए। इसके बाद जब दोनों की आंखें खुली तो दोनों ठेली के पास टेबल पर पड़े थे जहां पर टोनी सोया करता था। उन्हें वहीं पर एक चिट्ठी भी मिली जिसमें लिखा था, भाइयों इतना करने के लिए शुक्रिया, बस अब एक काम और कर दो। जो बात तुमने कल रात वह पुलिस को बताई थी और जहां सोनल की बॉडी दफन है वहां मेरी भी बॉडी है। हमारा अंतिम संस्कार कर दो ताकि हमें शांति मिले और हम साथ रहें। दोस्तों, अब टोनी और सोनल की आत्मा को शांति मिल चुकी है, परंतु टोनी को शायद मिस्टर चौबे की आत्मा ने मारा था और टोनी ने ही विहान और आकाश की कल रात जान बचाई थी। दोस्तों, रिश्ता बेहद खूबसूरत होता है अगर निभाने वाला सच्चा हो। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर आपने भूत प्रेत के कई किस्से सुने होंगे। आपने सुना होगा कि कैसी कैसी परेशानियां लोगों पर और उनके परिवार पर आती है और किस तरह से वे दर बदर की ठोकरें खाकर जाने कहां कहां जाते हैं, तब जाकर कहीं उनकी परेशानियों का हल मिल पाता है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि यदि किसी परिवार या किसी व्यक्ति के ऊपर एक परेशानी आती है तो वो और उसका परिवार बहुत परेशानी में आ जाता है। पर क्या होता है जब किसी परिवार पर लगातार एक के बाद एक परेशानियां आती ही रहे तो दोस्तों, दरअसल बात उस परिवार की है जो पंजाब में रहते हैं।
और उनका बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। वो बहुत खुश थे और होते भी कैसे नहीं, भला किसी का इतना बड़ा परिवार हो जहाँ हर समय चहल पहल हो, वहाँ तो लोग खुश ही रहेंगे। परंतु जाने उनके इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई, जहाँ एक के बाद एक परेशानियां उनके ऊपर आती रही। ये सिलसिला काफी समय पहले से चलता आ रहा था। किसी न किसी की किसी कारणवश मृत्यु होती जा रही थी। दोस्तों, इस परिवार में एक जगजीत नाम का बच्चा भी था, जो कि अब काफी बड़ा हो गया है। परंतु उसने अपने उस बचपन में काफी कुछ ऐसा देखा जिसे देख सुन वह बहुत डरता था। यह उस समय की बात है जब पहली बार यह खेल शुरू हुआ। जगजीत के चाचा, जो कि दिल्ली में रहते थे और वहीं एक ड्राइवर भी थे, एक दिन वह हमेशा की तरह अपना ट्रक फैक्ट्री के बाहर खड़ा करने जा ही रहे थे कि रास्ते में अचानक उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो उन्हें हाथ दे रही थी। वह समझ गए थे कि वह लिफ्ट मांग रही है। वह लड़की दिखने में बेहद खूबसूरत थी और अच्छे घर से भी दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने उस लड़की को ट्रक में बिठा लिया और पूछने लगे कि आपको कहाँ जाना है। उस लड़की ने जवाब दिया कि वह इस दुनिया में अकेले है, उसका कोई नहीं है और वह कहाँ जा रही है वो खुद भी नहीं जानती। और इतना कहकर वो रोने लगी। जगजीत के चाचा को उस पर तरस आ गया तो वह उसे अपने साथ घर ले आए और कहने लगे, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। परंतु देखते ही देखते उन्हें उस लड़की से प्यार हो गया और वो उससे पूछने लगे कि वह उनसे शादी करेगी। पहले तो लड़की शर्माने लगी, पर फिर उसने कहा, ठीक है, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहले ये कि मुझे नहाते समय कोई ना देखे, और दूसरी यह कि जब मैं किचन में खाना बना रही हूँ दरवाज़ा खटखटा के ही कोई किचन में आए। जगजीत चाचा मान गए और उन्होंने उस लड़की की शर्तों को मानकर उससे शादी कर ली। काफ़ी दिन गुजर गए, सब कुछ ठीक चल रहा था। वह हर बार किचन में दरवाज़ा खटखटाने के बाद ही किचन में घुसते, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ उस दिन जब वह लड़की किचन में खाना बना रही थी। पर जगजीत के चाचा भूल गए और वो गलती से ऐसे ही किचन में चले गए। परंतु उन्होंने जो वहाँ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह लड़की अपने पैर चूल्हे में जलाकर उस पर रोटी बना रही थी। यह सब देख वह डर गए और वह वहाँ से भागने लगे, परंतु वह भाग नहीं पाए। अचानक उनके घर का दरवाज़ा बंद हो गया और फिर किसी की कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। वह लड़की एक चुड़ैल थी जिसने उनकी जान ले ली थी। जब यह खबर उनके घर पहुंची तो अचानक पूरा परिवार बिखर सा गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक यह क्या हुआ, परंतु यह सब अब रुकने वाला नहीं था। जगजीत की माँ की 5 बहनें थी और जगजीत के पिताजी की मृत्यु को काफ़ी समय बीत चुका था। यह सब होने के बाद जगजीत की माँ उसे गांव लेकर चली गई, परंतु वहाँ भी कुछ ठीक नहीं था। जगजीत की माँ की बहनें उन दिनों गांव आए थे। उनके घर के सामने ही एक घर था जहाँ एक विधवा औरत रहती थी। एक दिन की बात है, जगजीत की माँ की सबसे छोटी बहन दरवाजे के पास खड़ी थी। वह इतनी सुंदर थी कि कोई भी उन्हें देखे तो देखते ही रह जाता था। वह विधवा औरत भी उन्हें देखते ही रह गई। वो उन्हें बहुत देर से घूर घूर के देख रही थी। इसी कारण जगजीत की छोटी मौसी ने उन्हें कुछ बोल दिया और उस विधवा औरत को उनकी बात पसंद नहीं आई। तो उसने जाने मन मन में क्या कहा, उसने उनके ऊपर एक जिन का साया छोड़ दिया। जाने अचानक क्या हुआ, जगजीत की मौसी की तबीयत खराब हो गई और फिर अचानक वह रजाई की रुई खाने लगी और देखते ही देखते रजाई की सारी रुई खा गई। ये देख सब लोग डर गए कि अचानक यह क्या हुआ। सबको लगा कि कोई बीमारी होगी शायद, जिसके कारण वह ऐसा कर रही थी, परंतु बात कुछ और ही थी। वह नहीं जानते थे कि आखिर उनको क्या हुआ है। सब उनको डॉक्टर के पास भी ले गए। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कर सारी रुई बाहर तो निकाल दी, परंतु वह होश में नहीं थी। इसके बाद भी वह अजीब अजीब हरकतें करने लगी। उनका ऐसा बर्ताव करने पर डॉक्टर ने सबको एक सलाह दी कि इन्हें प्लीज बांध कर रखा करें, क्योंकि कहीं ऐसे में यह कोई गलत कदम न उठा ले। डॉक्टर के कहने पर उन्हें बांध दिया गया, परंतु इसका परिणाम कोई नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला था। जगजीत की मौसी को बांधे कई दिन हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी पीठ पर कीड़े लग गए थे और बुरी तरह से उनकी पीठ पर घाव बन रखे थे। उनकी ऐसी हालत देख सब परेशान हो गए। वह ये सोच रहे थे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उनका फिर से ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद अभी वो थोड़ा ठीक थी, पर जगजीत की माँ को
फिर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपने परिवार के पंडित को बुलाने का फैसला किया, जो कि उनके गुरु थे। वह जब घर पर आए तो आते ही समझ गए। उन्होंने तुरंत ही पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करा और सबको बताया कि यहाँ एक जिन्न है जो इसको अपने साथ ले जाना चाहता है। यह सब सुन हम सब घबरा गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि ये सब ठीक कर दें। उनके गुरुजी ने जगजीत की मौसी के हाथ पर एक धागा बांधा और उसे कभी भी उतारने को नहीं कहा। उस दिन के बाद से सब ठीक था और आज उनकी शादी भी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यह सारी दिक्कतें अभी भी किसी न किसी के साथ हो रही थी। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया था, परंतु एक दिन जगजीत को वॉशरूम आया। उसने अपनी माँ से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। रात का समय था। उन दिनों गांव में वॉशरूम नहीं होते थे, तो लोग बाहर ही जाया करते थे। जगजीत की माँ और उसकी नानी जगजीत के साथ बाहर गए, परंतु वह जब वापस घर में घुस रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक लाल साड़ी पहनी औरत, एक सफेद कुर्ता पहने आदमी बाहर रास्ते पर नाच रहे थे और उन्हीं की तरफ देखने लगे। यह सब देख जगजीत की माँ को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने वहीं से चिल्लाते हुए कहा कि ये कोई समय है मजाक करने का, परंतु वह कुछ सुन नहीं रहे थे और लगातार बस नाचे ही जा रहे थे। ये सब देख जगजीत डरने लगा था। उसे डरता देख जगजीत की माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने जगजीत को अंदर जाने को कहा और वह खुद उनकी ओर जाने लगी। उन्हें जाता देख जगजीत की नानी भी उनके पीछे पीछे गई। जब जगजीत की नानी ने देखा कि वह सिर उल्टा करके उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे, तो वह चिल्ला के बोली, भाग, यह भूत है, भाग। इतना सुनकर जगजीत की माँ भी वापस भागने लगी। वह भागते भागते उनसे वहीं लालटेन गिर गई, जिसकी वजह से वहां आग लग गई और आग लग जाने के कारण वो दोनों आगे नहीं आ पा रहे थे। वह डर के मारे वापस भागने लगे और अचानक कहीं गायब हो गए। उस दिन वह आग लग जाने के कारण उनकी जान बच गई। अब जगजीत वैसे काफी बड़ा हो गया है, पर कहा जाता है कि आज भी कभी ना कभी कोई ना कोई घटना उनके परिवार के सदस्यों के साथ होती रहती है, जिसके कारण उनके कई अपनों की जान जा चुकी है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, आपने अक्सर कई कहानियां सुनी होंगी, पर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इन सब बातों पर यकीन करते भी हैं या सिर्फ इनको कहानियों की तरह सुनकर सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डर सच में होता है। कई लोग इस डर में इन कहानियों पर विश्वास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग विश्वास नहीं करते। परंतु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई बातें ऐसी भी होती हैं जिन पर हमें विश्वास करना चाहिए या फिर समझना चाहिए कि इंसान का डर सिर्फ वहम नहीं होता, बल्कि डर सच में होता है। इसी बात को लेकर मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद हमें ये भूत प्रेत की बातें सब फिजूल लगे, परंतु जिन लोगों के साथ यह हादसे हुए हैं उन पर यकीन करना चाहिए, शायद किसी की जान बच जाए। दोस्तों, यह कहानी उड़ीसा में रहने वाले अंशुमन नाम के शख्स की है। दरअसल यह हादसा अंशुमन की माँ के साथ बचपन में हुआ था, जब वह करीबन 13 साल की होंगी, परंतु वह कहाँ जानती थी कि उन्हें बचपन में ही ये सब देखना पड़ेगा। अंशुमन के नाना, जो कि एक फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, और वहाँ गांव में भी सभी लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। एक बार की बात है, जब एक दिन अंशुमन के नाना जी के एक दोस्त अपने साथ 2 कर्मचारियों को लेकर आए थे, जो कि वहीं एक अस्पताल में काम करते थे। जब वे वहां पहुंचे तो अंशुमन के नाना को उन्होंने सारी बात बताई। दरअसल कुछ दिनों से अस्पताल के पोस्टमार्टम हॉल में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वह रोज रात के समय वहीं रास्ते में किसी आदमी को देख रहे हैं। पहले 1-2 दिन तो हम सबको ठीक ही लगा, पर अब वह रोज दिख रहा है। वह डर के मारे वहीं सोने की जिद करने लगे और कहने लगे कि हमें आज कहीं भी सोने की जगह दे दीजिए। अंशुमन के नाना ने कहा, पर ऐसे रात में तो वहां कोई आदमी ही होगा। कौन होगा, इतना क्यों डर रहे हो? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। परंतु यह सुनने के बाद उन कर्मचारियों ने बताया कि उसके पूरे शरीर से खून बहता है और लगातार बस बहता ही रहता है। उस समय अंशुमन की माँ भी वहीं थी। इतना सुनकर वह डर गई और जाकर अपने पिताजी के पीछे छुपने लगी। अंशुमन के नाना ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो मैं भी चलता हूँ देखने के लिए। वह समझ गए थे कि उनकी बच्ची डरने लगी है, परंतु उन कर्मचारियों ने मना कर दिया
तो वह अकेले ही जाने लगे और आधे रास्ते तक देखकर भी आए और वापस घर भी आ गए। उनको वापस आते देख अंशुमन के नाना जी के दोस्त ने उन कर्मचारी को कहा कि देखो कुछ भी तो नहीं है, यह आगे तक देखकर भी आ गए हैं। परंतु उन कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे वापस आ गए, क्या सच में वहां कुछ नहीं था? क्या वह उनकी आंखों का वहम था या फिर सच में वहां कुछ था? पर वह अब भी डर रहे थे। तो अंशुमन के नाना जी ने कहा, शराब पीते हो? उन्होंने हाँ का जवाब दिया। वो एक शराब की बोतल लेकर आए और उन्हें पीने को दी। वह जानते थे कि शराब पीकर इंसान किसी चीज से नहीं डरता, फिर चाहे वो कुछ भी हो। तो उन्होंने उन्हें शराब पिलाई और कहा, अब आराम से अपने घर जाओ और घर जाकर खाना खाकर सो जाओ। वह कर्मचारी भी मान गए और जाने लगे। दोस्तों, अंशुमन के नाना उन्हें अपने घर पर जगह दे सकते थे, पर लेकिन जब वह खुद देखकर आए तो उन्हें लगा कोई चीज इन्हें डरा रही है और यह अगर डर गए तो हमेशा डरते ही रहेंगे। उन्होंने यही सोचकर उनको शराब पिलाई और घर जाने की सलाह दी। उन्हें लगता था सब ठीक होगा, पर वह नहीं जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला था। वह दोनों शराब पीने के बाद धुत हो गए थे। उन्हें किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने घर की ओर निकल गए। परंतु सुबह जो पता चला उसने सबके होश ही उड़ा दिए। अंशुमन के नाना जी का वही दोस्त जो उन दो कर्मचारियों को उनके पास लाया था, वो वहां आया। उन्होंने बताया कि वह दो कर्मचारी कल घर पहुंचे ही नहीं। रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी मौत हो गई। सबको यही लगा कि शायद नशे की वजह से वह पेड़ से टकराकर गिर गए और उनकी मौत हो गई। पर जब सच पता चला तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि एक्सीडेंट से नहीं बल्कि किसी के मारने से मरे हैं। उनकी बॉडी पर बड़े बड़े नाखूनों के वार थे। सबको लगा शायद किसी जानवर ने तो नहीं मारा, परंतु जानवर मारता तो उनको मारकर खा जाता। लेकिन एक चीज थी, उनकी बॉडी के पास खून भी पड़ा था जो उन दोनों में से किसी का नहीं था। अंशुमन के नाना जी समझ गए कि वो दोनों बता रहे थे कि वह आदमी जिसकी बॉडी में से खून बहता रहता है वो खून उसी का होगा। अंशुमन के नाना ने यह सारी बात पुलिस को बताई, परंतु उसके बाद उस रास्ते पर ऐसे खून हुए। अब सब जान गए थे कि जरूर उस रास्ते में ही कुछ प्रेत या आत्मा का साया है। सब लोगों ने मिलकर उस रास्ते को ही बंद करवा दिया। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, पर कहा जाता है कि वहां कई लोगों ने उसी रास्ते पर एक खून से लथपथ आदमी को देखा है, जो रास्ता अब बंद हो चुका है। कहते हैं कि रात के समय वह वही रास्ते पर खड़ा हो जाता है, परंतु अब वह रास्ता बंद है तो कोई घटना नहीं होती। दोस्तों, शायद उस दिन अगर अंशुमन के नाना उनकी बात पर विश्वास कर लेते तो शायद वह बच जाते, परंतु जब वह खुद देखकर आए तो उन्होंने भी वही किया जो उन्हें सही लगा। उन्हें लगा यह बस उनका डर है, यदि सच में अगर कुछ ऐसा होता तो उन्हें भी दिखाई पड़ता। इसीलिए उन्होंने उनका डर निकालने के लिए यह सब किया था। बस इतनी सी ही थी मेरी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, अक्सर हम इस संसार में कई नए लोगों से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं और कभी कभी दोस्ती गहरी भी हो जाती है। कुछ पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे उसकी परेशानियां अब आपकी परेशानियां बन चुकी हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जहां दो दोस्त बने, मिले और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वह कभी सोच भी नहीं सकते थे, जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानते थे। तो दोस्तों, यह बात 2018 की है। उस समय ठंड का मौसम था और कुलदीप जो कि इंदौर सिटी का रहने वाला था और उसी का एक दोस्त मोइन खान जो कि रतलाम सिटी का रहने वाला था। दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती एक फेसबुक के द्वारा हुई थी। यह दोनों आपस में बात करते करते इतने गहरे दोस्त बन गए थे कि सारी बातें एक दूसरे को बताने लगे थे। वैसे तो कुलदीप और मोइनुद्दीन कभी मिले नहीं थे, परंतु फिर भी वह इतने अच्छे दोस्त थे और अब वक्त आ चुका था जब यह एक दूसरे से पहली बार मिलने वाले थे। दरअसल मोइनुद्दीन अब जॉब के सिलसिले में इंदौर आने वाला था। वह काफी समय से जॉब सर्च कर रहा था, परंतु बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे जॉब मिल गई थी। मोइनुद्दीन को कुलदीप पर बहुत भरोसा हो गया था, इसलिए उसने सोचा वह इंदौर में ही कुछ जॉब कर लेगा, क्योंकि वहां उसका दोस्त कुलदीप भी था जिसे वह जानता था और वह कमरा ढूंढने में भी उसकी मदद करेगा। मोइनुद्दीन ने कुलदीप को फोन किया और उससे कहा कि वह कल शाम को आने वाला है, तो उसे रहने के लिए जगह चाहिए
क्या वह उसके लिए कमरा देख सकता है? कुलदीप ने कहा, कैसी बात कर रहा है यार, बस आजा, बाकी सब वह कर लेगा और इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। वह दोनों बहुत खुश थे, पर वह कहाँ जानते थे कि आगे क्या होगा। कुलदीप ने अपने दोस्त के लिए कमरा ढूंढ लिया था। उसने सोचा कि वह शाम को आने वाला है, आकर सफाई थोड़ी करेगा। वह सफ़र में थक जाएगा तो कुलदीप ने कमरे की सफाई करना शुरू कर दिया। सफाई करते करते उसे एक बड़ा सा पत्थर उस कमरे में मिला। उसे लगा कि यह यहाँ क्या कर रहा है। उसने देखा कि घर के पीछे की तरफ खाली मैदान था। उसने खिड़की खोली और वह पत्थर वहां फेंक दिया और फिर कमरे की सफाई अच्छे से करके शाम को मोइनुद्दीन को लेने स्टेशन चला गया। उन दोनों ने आज तक एक दूसरे को सिर्फ फोटो में देखा था, तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और एक दूसरे से मिलकर वाकई में दोनों बहुत खुश हुए। परंतु कुलदीप ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि मोइनुद्दीन की आदत सच में बहुत अच्छी थी। अब मिलने के बाद उन्हें लग रहा था कि जैसे वो कई बार मिले हैं। वो दोनों रास्ते में बात करते करते वहाँ पहुँचे जहाँ मोइनुद्दीन के लिए कमरा लिया था। कमरे में घुसते ही मोइनुद्दीन ने कुलदीप को गले लगा लिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि रूम की सफाई कुलदीप ने कर रखी थी। कुलदीप को भी अच्छा लगा। कुछ देर बात करते करते मोइनुद्दीन ने कुलदीप को कहा, आज यहीं रुक जा, कल चला जाइयो। कुलदीप भी मान गया, क्योंकि उसकी फैमिली किसी की शादी में गई हुई थी, तो उसे लगा घर पर भी अकेला ही रहना है, तो क्यों ना आज रात यहीं सो जाता हूँ। और वो रुक गया और वो दोनों बात करने लगे। बातों ही बातों में कब 1 बज गया किसी को पता ही नहीं चला। तब मोइनुद्दीन ने कहा कि चल भाई, मैं सो जाता हूँ, मुझे नींद आ रही है। कुलदीप ने कहा, हाँ भाई तू सो जा, मैं तो वैसे भी देर से ही सोता हूँ। इतना सुनकर मोइनुद्दीन सोने लगा और फिर कुलदीप अपने फ़ोन में मूवी देखने लगा। उसे मूवी देखते देखते 2 बज चुके थे। अब कुलदीप को भी नींद आने लगी थी, तो वह भी सोने लगा। परंतु कुछ देर बाद किसी आवाज़ के कारण उसकी नींद खुली। उसने हल्का सा चादर हटाकर देखा तो मोइनुद्दीन जाने क्या क्या बोल रहा था। उसने मोइनुद्दीन को आवाज़ दी, पर वह कुछ भी नहीं सुन रहा था। कुलदीप को लगा कि यह मजाक कर रहा है, क्योंकि वह इन चीज़ों को नहीं मानता था। लेकिन फिर भी कुलदीप ने कहा, मोइनुद्दीन मजाक छोड़ और सो जा, मैं नहीं डर रहा तेरे से। इतने में ही अचानक मोइनुद्दीन उछल कर आया और कुलदीप की छाती पर बैठ गया और कुलदीप का गला दबाने लगा। मोइनुद्दीन की आंखें लाल हो रखी थी। ऐसा देख कुलदीप घबरा गया। वह कोशिश करने लगा कि उसे हटा सके, पर वह कुछ नहीं कर पा रहा था। कुलदीप बहुत डर गया था, तो उसने थोड़ी हिम्मत की और हनुमान चालीसा बस पढ़नी शुरू ही की थी कि मोइनुद्दीन की पकड़ अब छूटने लगी थी और वह एकदम से बेहोश हो गया। कुलदीप ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। मोइनुद्दीन ने उठते ही कहा कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया, मुझ पर पानी क्यों मार रहा है? कुलदीप अब इतना डर गया था कि वह सोच रहा था कि मोइनुद्दीन को अचानक क्या हुआ था, जो इसे कुछ पता ही नहीं है। बस कुलदीप अब कैसे भी करके वहां से जाना चाहता था। वह बहुत डरा हुआ था, तो उसने बहाना लगाया कि कुछ नहीं यार, पापा का फ़ोन आया था, वह घर आ गए, किसी वजह से उसे बुला रहे हैं, क्योंकि घर की चाबी मेरे पास है। तू उठ नहीं पा रहा था तो मैंने पानी मार दिया। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। कुलदीप का घर वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था। वह पैदल जाने लगा, पर रास्ते में चलते चलते उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अब उसके कदम और तेजी से आगे बढ़ने लगे थे और कुछ देर में ही वह घर पहुंच गया। परंतु अब भी वह बहुत डरा हुआ था। उसने पानी पिया और खुद को शांत किया। बस ये सोचा कि वह अपने घर आ चुका है, अब डरने की कोई बात नहीं है। परंतु वह कहाँ जानता था कि अभी तो और भी बहुत कुछ बचा है। वह जाकर अपने कमरे में सोने लगा और उसे नींद भी आ गई। पर कुछ देर बाद उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज़ आई और उसे दिख रहा था कि उसके सामने ही कोई आदमी खड़ा है, जिसने सफ़ेद कुर्ता पहने, गले में एक लंबी सी डोर लटकाए बस लगातार हंसते जा रहा था। परंतु कुलदीप की आंखें खोलने पर भी वो नहीं खुल पा रही थी। वह बार बार बस अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसे लग रहा था कोई बुरा सपना देख रहा है। परंतु जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वह आदमी जो उसके सपनों में था वो हकीकत में उसके सामने खड़ा था। कुलदीप चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ मानो कहीं गायब हो गई थी। कुछ देर बाद वह आदमी कुलदीप के पैरों पर आया और अपने पजामे के जेब से एक चाकू निकालने लगा। ये सब देख कुलदीप बहुत डर गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बस यही सोच रहा था कि आखिर क्या गलती कर दी मैंने। वो बहुत घबरा चुका था,
परंतु कुछ बोल नहीं पा रहा था और वह आदमी लगातार हंसते ही जा रहा था। और अचानक उसने कुलदीप का पैर पकड़ा और उसी चाकू से काटने के लिए चाकू उसके पैरों के पास लाने लगा। न जाने कुलदीप में हिम्मत कहाँ से आई। उसने हिम्मत करी और फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और अचानक वह आदमी कहीं गायब हो गया। कुलदीप समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, परंतु उसके साथ यह क्यों हो रहा था वह जान नहीं पा रहा था। इसके बाद उसे नींद नहीं आई और सुबह होते ही मोइनुद्दीन को फोन करके बुलाया और उसे सारी बात बताई, परंतु वह और चौंक गया जब मोइनुद्दीन ने उसे कुछ बताया। मोइनुद्दीन ने बताया कि जाने वहां क्या क्या हो रहा था। पूरी रात खिड़कियां अपने आप खुले जा रही थी, मैं बंद करता तो वो फिर से खुल जाती और जाने किसके हंसने की आवाज मुझे बार बार सुनाई दे रही थी। डर के मारे उसे भी नींद नहीं आई। तब जाकर कुलदीप मोइनुद्दीन को लेकर पास ही के एक बाबा के पास गया। वह बाबा आते ही समझ गए और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद जब आंखें खोली तो बताया कि तुम्हारे घर के पीछे एक कब्रिस्तान है, यह आत्मा वहां से ही आई है। कुलदीप ने कहा, पर बाबा हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर यह हमारे साथ क्या हो रहा है? तो बाबा ने बताया कि जो पत्थर तुमने वहां से नीचे फेंका था खाली मैदान समझकर, वहां कब्रिस्तान था और वह पत्थर इस रूह की कब्र के ऊपर जाकर गिरा है जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने बाबा के आगे हाथ जोड़ा और कहा, बाबा जाने अनजाने में हमसे जो भी कुछ हुआ हो हमें बचा लो। तो बाबा ने उन दोनों को ताबीज़ दिया और कहा, इसे उतारना मत और जल्दी से वहां से कमरा खाली कर दो। उन दोनों ने बिना देरी करते हुए उसी वक्त वहां जाकर वो कमरा खाली कर दिया और कहीं और मोइनुद्दीन के लिए कमरा ले लिया। दोस्तों, इसके बाद से उनके साथ कभी भी ऐसा दोबारा नहीं हुआ। वैसे तो कुलदीप भी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, पर अब जब खुद उसके साथ एक हादसा हो गया था तो वह इन चीजों पर विश्वास करने लगा था। दोस्तों, जाने अनजाने में हमसे कई बार भूल हो जाती है जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कुलदीप और मोइनुद्दीन से भी भूल हो गई थी, परंतु अब वह बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उनके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी, परंतु जब कभी भी उन्हें वह दिन याद आता है तो वही डर आज भी उनके चेहरे पर आ जाता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियां। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी और यदि आपको अगर कहानियां पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं आपका इंतज़ार करूंगा और जल्द ही आपको नई कहानियों के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।